नमस्कार दोस्तों। बड़े भाई साहब के पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि बड़े भाई साहब किस तरह से छोटे भाई को डांटते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, छोटा भाई कैसे डरता रहता है बड़े भाई से, है ना। अब आगे देखा जाएगा। आगे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होगा तो बड़े भाई साहब फेल हो जाएंगे, तो इनकी जो हेकड़ी है ना, जो मतलब डांटने की प्रक्रिया है, ये थोड़ा धीमी पड़ जाएगी। और जो छोटा भाई है वो एकदम जोश में आ जाएंगे, यार अब तो पास हो गए, अब डरना ही का है बात का, और किससे डरना, पास हुए, मजाक थोड़ी है ना। तो होता है ना, आप भी थोड़ा सा अच्छा नंबर ला दीजिए या कुछ कर दीजिए तो लगता है अब किसी का डर नहीं है, अब अपनिज भगवान है। तो बस वही कहानी है, आगे देखते हैं हम। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। देख रहे हैं, छोटे भाई केवल पास ही नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट। इनको अवार्ड दे दिया जाए। लीजिए सर। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया, यानी बड़े भाई और छोटे भाई में 2 साल का अंतर रह जा रहा है। जी में आया, बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। कैसे आड़े हाथों ले रहे हैं देखिए। कहाँ गई आपकी वो घनघोर तपस्याएं जिसे आप दिन भर करते रहते थे, दिन भर पढ़ाई करते रहते थे, ये चित्र वो चित्र, दिन भर कौवा बिल्ली खरगोश गीदड़ गुजर यही सब बनाते रहते थे, काहे नहीं पास हो गए। टॉप करना चाहिए था आपको तो, है ना। अब ये सब द्वंद्व चल रहा है किसके अंदर, छोटे भाई के अंदर। ये जो हमको चापे थे, हैं, अब मेरी बारी है डांटने की। अब क्यों ना मैं इनको आड़े हाथों लूँ कि भैया इतना आपने हमको डांटा, इतना समझाया, थोड़ा सा भी अमल किया रहता तो खुद पास हो गए रहते हैं। टॉप नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन पास तो हुए रहते। तो ये सब विचार तो आएगा ही ना भाई, आना चाहिए, ये स्वाभाविक है। बट मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचारें लज्जास्पद जान पड़ा। अब वो कहते हैं ना कि मरे हुए को क्या मारना। अब यहाँ बड़े भाई साहब फेल हुए पड़े हैं, छोटे भाई साहब टॉप किए हैं, तो छोटे भाई के अंदर तो आ रहा है कि जा कर के अपने बड़े भाई को खूब सुनाए लथाड़े। लेकिन हुआ क्या है कि बड़े भाई फेल हैं, तो ये देख करके छोटे भाई के अंदर भी थोड़ा सा हमदर्दी जग गया है कि जाने दो, क्या ही उनको जो है कि जाके बोलना, बेचारे इतना पढ़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे फेल हो गए, छोड़ो कोई बात नहीं। तो इतना सोच करके वो छोटे भाई थोड़ा रुक जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। बड़े भाई साहब का वो रौब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर भी मेरी फजीहत की, होता है ना फजीहत कर देना, एकदम परेशान कर देना, तो अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को फिर से फजीहत करेंगे तो छोटे भाई साहब उनको साफ साफ कह देंगे। क्या कहेंगे, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है, टॉप किए नहीं किए, पास हुए नहीं, तो फिर अब मेरी फजीहत ना करो। ये देखो, मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया, है ना। और थोड़ा सा अगर पढ़ देता तो मैं टीचर ही बन जाता। छोटा भाई साहब कैसा सोच रहा है एकदम कि पढ़ा लिखा नहीं तो अव्वल आ गया, और थोड़ा सा पढ़ देता तो टीचर प्रिंसिपल बन जाता मैं स्कूल का। आगे देखते हैं। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, भाई बड़ा भाई है तो समझेगा नहीं कि छोटका बहुत चतुर हो गया है, हैं। अब ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, मेरे इशारों से डर नहीं रहा है, तो वही बात लिखा गया है। बड़े भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखते हैं कैसे टूटे हैं, है ना। आइए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बड़े भाई साहब कैसे छोटे भाई के ऊपर टूट रहे हैं। यहाँ से मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम हो ही क्या, हैं, क्या हो तुम। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, कोई उपदेश लिए, रामायण, हाँ, रामायण देखे पढ़े कुछ किए, उससे कुछ उपदेश लिए नहीं लिए, यूं ही पढ़ गए तुम, मुझे पता था तुम यूं ही पढ़ गए होगे। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। किसका विकास, बुद्धि का विकास, जो तुम्हारे पास है नहीं, अपने आप को काबिल समझने लगे हो तुम। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, समझे, ये भी नहीं समझे तुम। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। कैसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, जो भूमंडल का स्वामी हो।
आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका क्या अंत हुआ है? ये से जो भी मैं तुमसे 2 मिनट से बोल रहा हूँ ना, ये तुमको समझा नहीं रहा हूँ, तुमको डांट रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है तुमको छोटे भाई? हैं, घमंड इस रावण का भी टूट गया, तुम्हारा भी टूट जाएगा। इसलिए कायदे से पढ़ाई में मन लगाओ, चुपचाप पढ़ाई करो। आगे सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा था। किसका? रावण का। और सुनो, भी तुम्हें तो और डांटूंगा मैं, रुको तुम। आदमी और जो कुकर्म करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, और तुम वही किए जा रहे हो। तुमको अभिमान हुआ जा रहा है, पास हो गए हो ना क्लास में, तो तुमको लग रहा है कि तुम बहुत जो है कि तेज हो गए हो। टीचर नहीं, अब तुम गदैया बनोगे। तुम रुको, अभी देखो आगे ना। ये सब जो है ना, ये तुम्हारा अब कुछ नहीं चलेगा। अब देखो, तुम चुपचाप टॉप किए हो या टॉप नहीं किए हो, ये बात की बात है। अब तुम चुपचाप पढ़ाई में मन लगाओगे। अभी सुनो तुम, और सुनो। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। कौन गया? रावण गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? शैतान को भी यह अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं भक्त है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। काबिल बन रहा था वो। सायरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया है। देख रहे हो इनका आतंक? जो लोग ये कर रहे हैं अहंकार, उनका हाल देखो, भीख मांग के मर रहे हैं। कोई ऐसे ही मर जा रहा है। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है। कितना दर्जा? 1 दर्जा। और तुम्हें हेकड़ी आ गई है, हैं? अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके हो गया, तुम्हारी पीएचडी हो गई। मैं समझ गया, अगले क्लास तक तुम पीएचडी कर लिए। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर, हा, ये सही चीज़ है ना? अंधे के हाथ बटेर, कहीं से नकल नुकल लहा लिए होगे, पास हो गए होगे। तुम अगर मेरी क्लास में होते ना, तो समझ में आता, आटे दाल का भाव तुमको पता चल जाता। अभी सुनो, अभी तुम डांट खाओगे, रुको तुम, पूरा 1 पैरा तुमको मैं डांटूंगा। मगर बटेर केवल 1 बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती हैं। बटेर को भी उड़ना रहता है, वो दिन भर तुम्हारे हाथों पे नहीं बैठेगी। समझ रहे हो? यानी दिन भर तुमको नकल नहीं मिलेगा। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। एकदम मतलब मारे तो सीधे जाकर के, देख रहे हो ये गोल है, यहाँ मारे यहाँ जाके लगे, उसे कहते हैं खिलाड़ी। मेरे फेल होने पर मत जाओ, ये तो मेरी आदत है, मैं तो होता रहता हूँ फेल। अभी फेल हुआ हूँ, अगली बार फिर फेल होऊंगा, उसके बाद भी फेल होऊंगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम खेलोगे? तुम नहीं खेलोगे। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा, है ना? दांत से जब पसीना आएगा तो उसको लार मत समझना, पसीना होगा, थर 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 कांपोगे तुम। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने पड़ेंगे तब कहोगे कैसे होगे सवालें। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा, ABCD आती नहीं, कैसे पढ़ोगे तुम इंग्लिस्तान। बादशाहों के नाम याद रखना पड़ेगा। बादशाह को कम समझते, तुम्हें बादशाह लिखने तक नहीं आएगा मेरे क्लास में आओगे तो। 8 हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह याद करना आसान समझते हो? अभी मैं 3रा 4था ही कांड याद नहीं कर पा रहा हूँ, और तुमको लगता है मेरी क्लास में आके 8 हेनरियों का कांड याद कर लोगे? गलत फहमी मत रहो। अभी ऊपर तुमको चापा हूँ ना, डांटा हूँ कि नहीं डांटा हूँ कि कैसे हेनरी और जो है कि वो शैतान सब भीख मांग मांग के मर गए थे, हैं? क्यों? क्योंकि उनको अहंकार हो गया था। तुम्हें भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो मत, ये डांट रहा हूँ, डटाओ पहले तुम। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, खत्म नंबर, सिफर भी न मिलेगा है। सुनना अभी तुमको नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं, सिफर भी। हो किस ख्याल में भाई तुम, हैं? किस ख्याल में हो तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों, चार्ल्स, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, विलियम, कोड़ियों, चार्ल्स, ये सब मेरे मन में, मेरी जुबान नहीं टूट रही है, हैं? कि मेरी जुबान टूट रही, मैं ये बोल रहा हूँ चार्ल्स, विलियम्स, सफाचट, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के लेसन्स हैं। और ऐसे ऐसे लेसन्स हैं ना, पढ़ा ही नहीं जाता है ढंग से, और तुमको लगता है तुम आओगे तो तुम टॉप कर जाओगे। अभी रुको, भी तुम्हें और डांटूंगा। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे, कुछ भी नाम रख लेते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, स्वयं, चाहरूम, देखो दोयम, स्वयं, चाहरूम, पंचूम, यही सब लगाते थे। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता
हैं, कुछ भी नाम बता देता जो हिंदुस्तानी और अच्छा हो, जिनको सुन करके ये फील आए कि हाँ ये नाम है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन नरदई मुंतिरों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे अ ब ज जो है, मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट करता हूँ कि ये बड़े भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जो ट्रायंगल होता है इसकी नेमिंग हम करते हैं ए बी सी। ट्रायंगल ए हो गया, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो बहुत पहले जब ये सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुआ करती थी तो इसका नेमिंग क ख ग, ठीक। तो अगर मैं लिखूँ कोण क ख ग, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, इस कोण ख की बात हो रही है। ऐसे ही अगर मैं इसका नेमिंग दे दूँ अ, यहाँ पे नाम दे दूँ ब, और यहाँ पे नाम दे दूँ ज, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अ ब ज। तो अल्टीमेटली बात किस हो रही है, इस ब वाले कोण की हो रही है, ठीक है। ये जो ब वाला कोण है इसकी बात है, क्योंकि बीच में यही है। तो अब अगर बड़े भाई साहब मान लीजिए अ ब ज की जगह अ ज ब लिख देंगे तो इनका नंबर क्यों नहीं कटेगा भाई। अ ज ब आप लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, जो आप इस कोण की बात कर रहे हैं और ब इस कोण को बता रहा है। ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री का, तो इसी के बारे में बात किया गया वहाँ पे कि अ ब ज और अ ज ब क्या है। मुझे उम्मीद है आप ये कोण के माध्यम से समझ पाए होंगे। आगे थोड़ा सा और समझते हैं बड़े भाई साहब का दर्द, वो दर्द में है यार। दाल भात रोटी खाई और भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फ़र्क है, सब पेट में ही तो जाएगा, है कि नहीं भाई। सही बात है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है, हैं। कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इसका फ़ायदा ही नहीं मिले, तुम क्यों पढ़े। नहीं नहीं बड़े भाई साहब, आप एक नंबर की बात किए हैं यहाँ पे। ये जो आपने दुख दर्द जाहिर किया है ना, ये सबका दुख दर्द जाहिर किया, केवल आप ही इससे परेशान नहीं है, इससे हर बच्चा परेशान है। हर कोई सोचता है ये बात, हर कोई सोचता है। और प्रेमचंद जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो बच्चों का दर्द है उसको यहाँ पे जाहिर किया। अब ये देखिए, यहाँ पे इस रेखा पर वह लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस रेखा पर वह लंब गिरा, तो यानी ये हो गई हमारा आधार रेखा, इस पे ये परपेंडिकुलर आ गया तो वो ये दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी, है ना। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, अरे दुगना नहीं चौगुना हो या हो आधा है, मुझे क्या, मेरी बला से परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराबात करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी ना ये बड़े भाई साहब का दर्द ख़त्म नहीं हुआ, अभी फिर से यहाँ से लेकर के आगे इधर तक ये अपने छोटे भाई को समझाएंगे, डांटेंगे। आगे समझते हैं हम लोग। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है और दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने का निबंध कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत यहाँ पे बेवकूफ़ी के लिए यूज किया गया है, सरासर ये बेवकूफ़ी है। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए दिमाग में। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने का रंगने पड़ेंगे। चारों पन्ने जब तक आप रंगेंगे नहीं नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जैसे लिखिए वो पन्ने पर भी पूरे फुल स्केप आकार के। अच्छा, बड़े भाई साहब का दर्द देख करके ये समय की पाबंदी का मेरे को भी एक ना कहानी याद है कि आपको बता दूं। मेरा भी एक दोस्त था, एक मिला हुआ था लिखने के लिए निबंध। ऐसे 3 पन्ने पे लिखना था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टॉपिक था उसका आलस्य ही जीवन है। सॉरी, यही तो आलस्य है, टॉपिक का नाम था यही तो आलस्य है, यही तो आलस्य है।
तो हम सब ने खूब लिखा, कोई 2 पन्ना, कोई 3 पन्ना, जिसको जितना आया वो लिखा। लेकिन अब यहाँ ध्यान समझिए, आलस्य तो भाई बहुत गलत चीज़ है, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो अब इसके ऊपर क्या लिखा जाए, बट निबंध लिखना था तो लिखना था। तो इसने क्या किया, इसने 3rd पेज के कॉर्नर में लिख दिया डायरेक्ट प्रैक्टिकल होकर के, यही तो आलस्य है, यही तो आलस्य है। समझ रहे हैं कि पहला पन्ना दूसरा पन्ना क्यों खर्च किया जाए, इस पर हम क्यों इतना लिखें, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो यही तो आलस्य है। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मुझे आता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मैं कुछ लिखूँगा नहीं। तो यही साहब, जो बड़े भाई साहब हैं, ये इस कहानी के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो समय की पाबंदी, इसके ऊपर क्या ही निबंध लिखें, जो है सो है। चलिए अब इसको आगे हम ख़त्म करते हैं। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने, यानी कि पूरी पूरी डायरी लिखवा देती। तेज भी दौड़ी और धीरे भी, समझ रहे हैं, है उल्टी बात या नहीं? बिल्कुल है। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों की इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। वाह, देख रहे हैं, कुछ भी लिखवा पढ़वा रहे हैं टीचर, और कह रहे हैं हम टीचर हैं, अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, अगले दर्जे में तो लग रहा है हवा में उड़ने लगोगे। इसलिए मेरा मानिए, लाख फेल हो गया हूँ तुमसे, लेकिन तुमसे बड़ा ही हूँ, है ना। मैं फेल हो गया हूँ तो क्या हुआ, तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, और जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बानी, यानी गांठ बांध लीजिए, नहीं तो फिर पछताइएगा छोटे भाई साहब। स्कूल का समय सन्निकट था, यानी बहुत पास था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। अभी छोटा भाई अपना दर्द बता रहा है कि बड़े भाई साहब ने ना इतना डांट दिया है कि उसको खाना एकदम बिना विदाउट टेस्ट का लग रहा है। सोच रहा है खाएं न खाएं, फेंक दें, क्या करें। आगे देखते हैं। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो छोटे भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मुझे पुस्तकों में अभी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, मेरा मतलब ये कहना गलत नहीं हुआ कि कितना भी डांट लिया जाए मुझे, मेरा पढ़ने में मन नहीं कर रहा था। क्या करें, बड़े भाई सब डांटे जा रहे हैं और मेरा खेलने का मन किए जा रहा है। वो अपनी धुन में लगे हैं, मैं अपनी धुन में लगा हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। खेल कूद का कोई अवसर मैं हाथ से जाने नहीं देता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए। टाइम टेबल बना के पढ़ते थे, बताए थे ना पहले लेक्चर में क्या होता है टाइम टेबल का मज़ा। और दर्जे में जलील होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अब इतना कोई डांट देगा तो फिर मन तो करेगा नहीं ना खेलने घूमने का। तो यही कहानी थी। अगले लेक्चर में हम ये पार्ट 3 कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरा समझाना आपको पसंद आया, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।